नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की तैयारी के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एस सी में कई बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पेट के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ पर हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें साइंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कराएंगे और जो किसी न किसी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं बीते हुए समय में। और ये क्वेश्चन आपके आगामी आने वाली यूपी पीटी 2022 में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज यहाँ पर हम लोगों ने बायो के क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलते रहे। इसी के साथ जो भी क्लास की अपडेट्स हों वो भी आप सभी को समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है क्या है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्यूनाइन, पेनिसिलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? क्यूनाइन। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो इसका एड्स, टीबी, कैंसर या फिर गठिया है। राइट आंसर क्या होगा इसका? एड्स। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग मलेरिया परजीवी का नाम क्या है। ठीक है, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, ई कोलाई, अमीबा या फिर यूग्लेना। राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेंगे। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, लीवर, फेफड़े या फिर अस्थियाँ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? प्लीहा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, कुलोम, यकृत या फिर आंत। राइट आंसर क्या होगा? फेफड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर हेलमिंथ। तो राइट आंसर क्या होगा? वायरस। बात करते हैं बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपके पास है डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनस या फिर खसरा। तो राइट आंसर होगा क्षय रोग। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? आपके पास आंसर है बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस होना या फिर वजन का घटना। तो राइट आंसर क्या होगा? सांस की कमी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की। ताप या फिर ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? ट्रैंक्विलाइजर, एनेस्थेटिक, एंटीपायरेटिक्स या फिर एंटीहिस्टामिन्स। राइट आंसर क्या होगा? एंटीपायरेटिक्स। बात कर लेते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? आंसर आपके पास ऑप्शन क्या दिए हैं? आंत ज्वर, प्लेग, डिप्थेरिया या फिर दमा। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? प्लेग। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो आपके पास ऑप्शन है क्लोरोमाइसिटिन, आइसोनिया जाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर एड्रेनलिन। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेग जो रोग है उसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग होता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर पीत ज्वर। राइट आंसर क्या होगा? टाइफाइड। टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो वर्णांध व्यक्ति के लिए क्या दिक्कत होती है? हरा और बैंगनी, हरा और लाल, सफ़ेद और पीला या फिर काला और नीला। तो उसको किस में दिक्कत होती है? हरा और लाल में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? क्षय, पीलिया, डिप्थीरिया या फिर हैजा। तो राइट आंसर क्या होगा? क्षय। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, डीटी या फिर टीटी। तो राइट आंसर क्या होगा? बीसीजी टीका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। तो यहाँ पर जो कैंसर का ट्यूमर है उसके उपचार में यहाँ पर कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। पिलाग्रा, बेरीबेरी, स्कर्वी या फिर रतौंधी। तो राइट आंसर क्या होगा? पेलाग्रा।
क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? एडवर्ड जेनर, एवा इंगवाल, लुई पास्चर या फिर एमिली रॉक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर ने यहाँ पर चेचक हेतु टीके का खोज किया था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है? डेंगू, जिका, चिकनगुनिया या फिर दाद यानी कि रिंगवर्म। तो राइट आंसर क्या होगा? रिंगवर्म यानी दाद, जो कि मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है किसी डैश दिया फिर कमी से क्वाइसिकोर नामक रोग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ या फिर वसा। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर जो रोग होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं उससे क्या कहा जाता है? स्कर्वी, वेरी, पेलाग्रा या फिर रतौंधी। तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करते हैं। तो रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? अल्प्लास्टिक, ठीक है, अप्लास्टिक, सॉरी दोस्तों, अप्लास्टिक, केरियन, हेलिका या फिर लस्सा। तो राइट आंसर क्या होगा? अप्लास्टिक। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, बहुऔषधि, ठीक है, चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं कोढ़, एड्स, हैजा या फिर हेपेटाइटिस। तो जो बहु औषधि चिकित्सा है वो किसके लिए है? कोढ़ रोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। किस रोग की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस। तो राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन जो है अस्थिमज्जा, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएँ, मस्तिष्क, हाथ। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएँ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन करने से होता है? हैजा, मलेरिया, फ्लू या फिर तपेदिक। तो राइट आंसर क्या होगा? है। क्वेश्चन नंबर 27 के यहाँ पर ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़े, आँखें या फिर मस्तिष्क। तो राइट आंसर क्या होगा? आँखें। अगला क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस या फिर कुकर खांसी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। चलिए राइट क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। यहाँ पर 29 के आपको सही मिलान करना है। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 पर क्या दिया है? ओटाइटिस, फिर है एंसेफ्लाइटिस, लैरिंगाइटिस, हेपेटाइटिस। जो सेकंड ऑप्शन दूसरी तरफ दिया है, ठीक है, इसमें क्या दिया? गला, कान, यकृत और दिमाग। मतलब है कि एक तरफ बीमारियों के नाम दिए, दूसरी तरफ क्या दिया है? अंग दिए हैं। तो किससे कौन सा अंग प्रभावित होगा ये आपको बताना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर रक्त कैंसर हो जाता है। ऑप्शन आपके पास है रेबीज, हाइपरमेट्रोपिया, ल्यूकेमिया या फिर इनमें से कोई नहीं। किससे होता है? ल्यूकेमिया से। तो यहाँ पर रक्त कैंसर हो जाता है क्या? ल्यूकेमिया। बात कर लेते हैं 31 की। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? ऑप्शन आपके पास हैं अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पॉलीसिफोनिया और वालवाक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? अमीबा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की यहाँ पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? ओरोबैंकी, अमरबेल, लोरंथस, साइप्रस। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ओरोबैंकी। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात करते हैं। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? पालक, फूल गोभी, लौकी या फिर चुकंदर। किससे संबंधित है? फूल गोभी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की हम लोग बात करते हैं। खरपतवार फ्लारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी, फेबेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी। तो राइट आंसर होगा ग्रेमिनी। बात कर लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है? आपके पास ऑप्शन है डहेलिया, साल्विया, यूट्रिकुलेरिया या फिर बाल्सम। तो राइट आंसर होगा यूट्रिकुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 36 की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है?
एरंड, मक्का, चावल या फिर चना। तो राइट आंसर क्या होगा? चना। क्वेश्चन नंबर 37 के हम लोग बात करते हैं मशरूम किसके उदाहरण हैं? वायरस यानी विषाणु के, लाइकेन यानी शैक के, फंजाई यानी कवक के, या फिर बैक्टीरिया यानी जीवाणु के। राइट आंसर क्या होगा? फंजाई यानी कि कवक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या? वायु कोश उपस्थित होते हैं जलोद्भिद, मरुद्भिद, समोद्भिद या फिर अधिपादप। तो राइट आंसर क्या होगा? जलोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? प्रोटोजोआ, पोरीफोरा, निडेरिया या फिर हेलमिन्थीज। तो किसका है? पोरीफोरा का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है? रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय, गुड़हल, उल्लू या फिर बंदर। किसका नाम है? गुड़हल का। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर, हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? धतूरा, पोस्ता, पेरीविंकल या फिर भांग। किस पौधे से? पोस्ता से। क्वेश्चन नंबर 41 की हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। 42 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? आपके पास राइट आंसर है दालें, मोटे अनाज, ज्वार या फिर तिल। तो राइट आंसर क्या होगा? दालें। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर क्या है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? जड़, फल, तना या फिर। राइट आंसर क्या होगा? तना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अदरक। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करता है, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, यह हवा की गति में वृद्धि होने से घट जाती है, यह तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? शाखाएं, पत्तियां, तना या फिर जड़। तो राइट आंसर क्या होगा? पत्तियां। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देख लेते हैं। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिज और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, स्थानांतरण या फिर वाष्पीकरण। तो इसमें क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातक, हिमीकरण या फिर विगलन। तो राइट आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है, गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, फिर द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वाष्पीकरण द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है वाष्पीकरण। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से कह रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। राइट आंसर किस में होगा? इसमें रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? एडीपी, एटीपी, आरयूडीपी या फिर ये सभी। तो आपको बताना है कि ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में किसके द्वारा होती है? एटीपी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी स्वेदन, ऑप्शन डी प्रसरण। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्रेब चक्र का दूसरा नाम क्या है? सिट्रिक एसिड चक्र, ग्लाइकोलेट चक्र, ईएमपी पाथवे या फिर ग्लाइको ऑक्जिलेट चक्र। तो राइट आंसर क्या होगा? क्रेब चक्र का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड चक्र। क्वेश्चन नंबर 56 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो डैश एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। तो आपके पास ऑप्शन है CAA, IBA, IAA। ऑप्शन नंबर डी क्या है? NAA। राइट आंसर क्या होगा? NAA।
क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? अमीबा, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक? तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की हम लोग बात करते हैं, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है। ऑप्शन है आपके पास सुनहरा चावल, फ्लावर शावर, बीटी बैंगन या फिर बीटी कपास। राइट आंसर क्या होगा? बीटी बैंगन। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? क्लोनिंग, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, अछूती वंशवृद्धि यानी कि पार्थेनोजेनेसिस, ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद या फिर कानपुर। राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 61 का, निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? ऑप्शन आपके पास है ग्लूटेमिक, एस्पार्टिक, अल्नीन या फिर आर्जिनिन। तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास? आर्जिनिन। ये क्या है? कंडीशनल अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर क्या कह रहा है, अंगूर की खेती करने को या फिर संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, पीसी-कल्चर, सेरीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर से। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? नंबर ऑप्शन ए है वेरीकल्चर, सेरीकल्चर, लिटीकल्चर या फिर पीसी-कल्चर। क्या है? सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं, 64, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? हड्डियों से, पक्षियों से, आभूषणों से या फिर धातु से? किससे है? पक्षियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति, प्राणी, कीट या फिर रसायन? किससे है? एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 यहाँ पर देखते हैं, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्कोलॉजी या फिर यूरोलॉजी? राइट आंसर क्या होगा? ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 67 की तरफ, जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या फिर मानव विज्ञान? क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी, रैपेटोलॉजी, निमेटोलॉजी या फिर न्यूडोलॉजी? राइट आंसर क्या होगा? मर्मिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, पर घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी? तो क्या घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 70 को हम लोग देखते हैं, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या फिर नेत्र रोग? राइट आंसर क्या होगा? शिशु रोग। क्वेश्चन नंबर लोग 71 पढ़ते हैं, माइटोटिक सेल डिवीज़न के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? ऑप्शन है मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी टेलोफेज, ऑप्शन डी क्या है? प्रोफेज। तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर क्या होगा? एनाफेज। हम लोग बात कर लेते हैं 72 की। 72 में क्या है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? क्षमा चाहूँगा दोस्तों, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गोल्गी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी क्या है? लाइसोसोम। तो फिर राइट आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? आपके पास आंसर है एंटमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा या फिर बैक्टीरिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग देख लेते हैं, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर जाइलम? तो राइट आंसर क्या होगा? पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? आपके पास ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन या फिर मैग्नीज। तो राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। Mn यहाँ पर मैग्नीज होता है और Mg यहाँ पर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज पदार्थ। राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? मांस, चावल, गाजर या फिर मछली। आप सभी को पता होगा पर्याप्त मात्रा में सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो चावल में पाया जाता है। 78 की बात करते हैं, दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास है महामारी विज्ञान, एपीफाइटोसिस, एपिस्टाइसिस, इसके बाद प्रभावी। राइट आंसर इसका क्या होगा? एपिस्टासिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। 79 में क्या, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहाँ आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पर? रिसेप्टर, इन्हेसर, प्रोमोटर या फिर रेगुलेटर। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोमोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देख लेते हैं। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है। ठीक है, निषेचित होता है, एक अनिषेचित मतलब जो अंडा अनिषेचित हो। ठीक है, तो एक एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई, एक एक्स और एक वाई। राइट आंसर क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 की बात करते हैं। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता यानी कि सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? फॉलिक अम्ल की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण, लौह की कमी के कारण या फिर लाल रुधिर कणिकाओं की उत्पत्ति यानी आरबीसी में कमी के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। 82 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर या फिर वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो कौन सा है? कलर ब्लाइंडनेस नहीं, वर्णांधता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देख लेते हैं। क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होता। ऑप्शन आपके पास है 14, 28, 34 या फिर 45। तो राइट आंसर क्या होगा? 45। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 क्या है? कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? जरायुज यानी वाइविफरस जानवर या फिर अंडा यानी ओविफरस जानवर, प्राकेंद्रक यानी कि प्रोकैरियोट जानवर, सुकेंद्रित यानी कि यूकैरियोट जानवर। तो राइट आंसर क्या होगा? जरायुज यानी वाइविफरस जानवर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 85 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या, इनकी त्वचा में बलों के साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा यानी कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी, इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनके वक्षीय खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपात है? ठीक है, जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है। आपके ऑप्शन है क्या? एक्सोपोडिया, स्यूडोपोडिया, फिलेपोडिया या फिर रेडकुलोपोडिया। तो राइट आंसर क्या होगा? स्यूडोपोडिया। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? एक कीट की रक्त शर्करा है। ग्लूकोज, मैनिटोल, ट्रेहालोज या फिर मैंगनीज। क्या है? ट्रेहालोज। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? इनमें से कौन उड़ सकता है? हार्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू या फिर पेंगुइन। तो राइट आंसर क्या होगा? हार्नबिल। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हार्नबिल, बी, फिर इसके बाद बी हमिंग बर्ड, गल या फिर कठफोड़वा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? घोड़ा, ऊँट, भेड़ या फिर हाथी। तो ऊँट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या फिर भारतीय कोबरा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पनामा की दीमक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह में नहीं है? ऑप्शन कंगारू, स्कूलियोडोन,
हिप्पोपोटामस या फिर वेल। तो राइट आंसर क्या होगा? स्कोलियोडोन। ठीक है, स्कोलियोडोन। तो क्वेश्चन नंबर 94 की हम लोग बात करते हैं, क्या है? एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट, छिपकली, सर्प या फिर बिच्छू। तो राइट आंसर क्या होगा? गिरगिट। क्वेश्चन नंबर 95 की हम लोग बात करें तो केंचुए का उत्सर्जी अंग है? ज्वाला कोशिकाएं, नेफ्रीडिया, गुर्दा या फिर फेफड़े। तो राइट आंसर क्या होगा? नेफ्रीडिया। क्वेश्चन नंबर 96 की हम लोग बात करते हैं, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गल्फड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या फिर ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? शरीर की सतह, बुक लंग्स, बुक गिल्स या फिर एयर ब्लैडर। तो राइट आंसर क्या होगा मकड़ी में श्वसन अंग का? बुक लंग्स। क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग देखते हैं, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? 32, 28, 30 या फिर 16। तो राइट आंसर क्या होगा? 30। क्वेश्चन नंबर 99 की हम लोग बात कर लें, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? तो ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी गाय। तो राइट आंसर क्या होगा? शेर। क्वेश्चन नंबर 100 का है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फिर ऑप्शन देख लेते हैं, विरक, बड़ी आंत, अमाशय या फिर छोटी आंत। राइट आंसर क्या होगा? छोटी आंत। तो चलिए दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और जो भी और क्वेश्चन आगे आने वाले समय में हम लोग इसी तरह 100 क्वेश्चन का वीडियो बनाकर सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवा देंगे, और आप अपनी तैयारी को इसी तरह करते रहिए हमारे साथ जुड़कर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो हो तो मिलती ही रहे आपको, साथ ही साथ किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप सभी को मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, और आने वाले समय में आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और फिर एक बार कहना चाहूँगा दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।